बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 8, पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण। ठीक है, जब हमारे पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता है तो तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं, है ना। लोगों को बहुत सी बीमारियां कर लेती है, पशु पक्षी सब पर इनका प्रभाव पड़ता है, जानवरों पर इनका प्रभाव पड़ता है और जीवन जो है बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव है। धरती वनस्पतियों से पूरी तरह न ढक जाए, इसलिए यह घास खाने वाले जानवर पर्याप्त संख्या में थे और इन जानवरों की संख्या अधिक न हो जाए, इसलिए हिंसक जंतु भी थे। तो इस प्रकार प्रकृति में वनस्पति, जीव जंतु आदि का अनुपात संतुलित और नियंत्रित बना रहता था। ठीक है, इससे पर्यावरण स्वच्छ और जीवन के अनुकूल जो है बना रहता, सारी चीजें उसी हिसाब से चलती। परंतु आज मनुष्य ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे पनपे हैं। जनसंख्या का विस्फोट भी हुआ है। जनसंख्या बढ़ी है, जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ी है, लोगों को जब जनसंख्या बढ़ जाती है खर्चे बढ़ जाते हैं, लोगों को कमाने के जो है साधन ढूंढने पड़ते हैं, कंपनीज आती हैं, फैक्ट्रीज लगती हैं, वायु प्रदूषण होता है, तो बहुत सारी चीजें। अब इस बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए उसी मात्रा में अन्न भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, फल भी चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और इसी प्रकार की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की सामग्री चाहिए। खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, सड़कें और रेल की पटरियां बिछाने के लिए भूमि चाहिए। इसलिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। इसके अलावा हमारे कल कारखाने कच्चे माल के लिए जंगलों पर ही निर्भर हैं। इसलिए पिछले 50 वर्षों में जिस गति से जंगलों का सफाया हुआ है वैसा कभी नहीं हुआ था। उद्योगों से पेड़ कटने की गति तो खूब बढ़ी, किंतु उतनी ही गति से कटे हुए पेड़ों की जगह नए पेड़ उगाने का प्रयत्न नहीं किया गया। बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए खेतों को रासायनिक उर्वरक चाहिए और पौधों को कीटाणु हानि न पहुंचाए, इसलिए कीटनाशी दवाइयां चाहिए। ठीक है, इन उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों के कारण मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। बड़े बड़े उद्योग धंधों और बढ़ती हुई आबादी के कारण बड़े बड़े नगर बस गए। बड़े बड़े नगरों में मल निकासी के लिए बड़ी बड़ी नालियां निकाली गई जो अंततः नदियों में ही गिरी। अब कारखानों से लगातार निकलता हुआ कचरा भी अंत में नदियों या जलाशयों में ही गिरता है और इस कारण नदियों और जलाशयों का जो जल है वो प्रदूषित होता जा रहा है। खुली भूमि में कूड़ा कचरा डाला जाता है। इस कचरे में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं। बड़े बड़े कारखाने बहुत अधिक धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। तो इस प्रकार आज भूमि, पानी और हवा तीनों ही प्रदूषित होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज जल, थल और नभ तीनों में वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के तेज गति से चलने वाले वाहन बन गए। इससे यातायात में बड़ी सुविधा हुई है, दुनिया छोटी हो गई है और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता और सुगमता से आने जाने लगे। ये अनवरत दौड़ती हुई रेलगाड़ियां, बसें, बड़े बड़े जलयान और विमान लगातार धुआं तो उगलते ही हैं, शोर भी पैदा करते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। आज रॉकेट के द्वारा अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। इनसे हमारी पृथ्वी का ओजोन मंडल प्रभावित हो रहा है। जो ओजोन परत है ना, वो इस मंडल में ओजोन की जो मोटी परत होती है वही सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से
पृथ्वी के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की रक्षा करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत नहीं थी, तब तक धरती पर जीवन प्रारंभ नहीं था। औद्योगिक विकास ने जहां हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं की भौतिक चीजें उपलब्ध कराई, वहीं उसने वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस की मात्रा जो है वो बढ़ा दी है। इससे ओजोन परत में छेद हो गया है और इसके कुप्रभाव से ओजोन की मात्रा में कमी हो रही है। और यदि ओजोन गैस की परत और भी पतली हो गई तो फिर सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से बचाव कैसे होगा? यदि यही रफ्तार रही तो पृथ्वी की परिस्थितियां और अधिक बिगड़ती चली जाए। बहुत संभव है कि वातावरण का औसत ताप 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल जाए और हमारी धरती जलमग्न हो जाए। तब ये भी संभव है कि ध्रुव प्रदेश हमारे निवास के योग्य बन जाएं और जहां आबादी है वो स्थान समुद्र के गर्भ में समा जाए। आज चारों प्रकार के प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं। भविष्य में इनका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा बताना मुश्किल। हम जानते हैं कि प्राय सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन आवश्यक है। यदि प्राणवायु दूषित हो जाएगी तो जीवधारियों को जान के लाले पड़ जाएंगे। हवा के बाद दूसरी आवश्यकता है पानी। पानी भी शुद्ध नहीं मिलता, जबकि सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को शुद्ध पानी चाहिए। ये सभी जानते हैं कि नदी में यदि एक स्थान का पानी दूषित हो जाता है तो पूरी नदी का पानी जो है वो दूषित हो जाता है। सांस की अधिकतर बीमारियां हवा और गंदगी के कारण होती हैं और पेट की बीमारियां गंदे जल के कारण। जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सांस लेने योग्य वायु और पीने योग्य पानी दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल कारखाने और तेज चलने वाले वाहन भी भीषण शोर करते हैं, उन्हें भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके बीच रहने से मानसिक तनाव बढ़ता है, हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियों के फैलने से वैज्ञानिकों ने चिंतित होकर खोज की तो उन्हें प्रदूषण ही उसका एकमात्र कारण ज्ञात हुआ। उन्हें भी पता चला कि इसका जो कारण है वो प्रदूषण ही है। प्रदूषण की ये समस्या विश्वव्यापी है। विकसित देशों में बड़े पैमाने पर कल कारखाने और तेज वाहनों के कारण प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। इसी प्रकार विकासशील देशों में भी नित्य प्रति नए नए कारखानों और वाहनों के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसलिए विश्व के सभी देश मिलजुल कर प्रयत्न कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। बढ़ते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कल कारखानों को बंद कर दें, यातायात के साधनों का उपयोग न करें और पाषाण युग में लौट जाएं। विज्ञान के चमत्कारों और प्रौद्योगिकी की करामातों को ताक पर रख दें। वास्तव में इस समस्या का हल निरंतर हो रहे विकास को रोकने में नहीं है, बल्कि युक्तिसंगत समाधान खोजने में है। इसके लिए हम प्रकृति से तालमेल रखें, अपनी धरती को हरा भरा बनाए रखें, ये प्रयास करें कि प्रकृति का भंडार भरा रहे। हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। ये हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। ये हम सबका पालनकर्ता और जीवनाधार है। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं। बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया है।
ये कार्य प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी आस्था प्रकट करते हैं। इन कार्यों से हम में अच्छे संस्कार आते हैं। शिक्षा का सही लाभ तभी होगा जब हम अच्छे संस्कारों को बनाए रखें। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषक कार्यों को रोका जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं। हम गंदगी न फैलाएं और जहां गंदगी हो उसे साफ करने में सहयोग दें। अपने घर, पास पड़ोस और विद्यालय के परिवेश को साफ सुथरा रखें। जहां तहां कूड़ा कचरा आदि न फेंकें, वृक्षों की टहनियों को न तोड़ें, साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इससे वृक्षों की संख्या भी बढ़ेगी और वन महोत्सव के उद्देश्य भी पूरे हो। एक पंथ कई काज। इसी उद्देश्य से हम संकल्प कर लें कि अपने जन्मदिन पर अथवा किसी अन्य शुभ अवसर पर हम वृक्ष जरूर लगाएं। ऐसा प्रण हमें करने चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।